ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपेट। सो स्टूडेंट, जैसा कि पता है आपको कि जीपेट एग्जाम जीपेट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। अब जो है कि आपके पास कुछ ही दिन और बचे हुए हैं जीपेट के एग्जाम में। तो इस टाइम पे स्टूडेंट्स जनरली एस्पिरेंट्स के मन में कई तरीके के सवाल रहते हैं, जैसे कि सर अब जो हमारा लास्ट के 2 मंथ जो 3 मंथ हमें बचे हुए हैं, इसमें हमें कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी एमसीक्यूज के लिए, किससे पढ़ना चाहिए, रेफरेंस बुक, स्ट्रेटेजीज पढ़ाई के लिए, टिप्स वगैरह, बहुत सारे डाउट्स इसमें रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन, आज की जो वीडियो है स्पेशली इसी पे है कि स्टूडेंट के मन में इस टाइम पे जो भी डाउट्स, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको उनका आंसर करने का। तो आपके जो भी क्वेश्चन थे, जो कि आपने इंस्टाग्राम से पे जनरली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं, तो उनके जो है कि आज हम आंसर करने वाले। तो आज हमारे साथ आपके इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए एक एक्सपर्ट से हम आज बात करने वाले हैं। तो आपके इन सारे सवालों का आंसर करने के लिए आज हमारे साथ है सौरभ राव, प्रोजेक्ट एसोसिएट IPGS सत्य यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम पलवाल हरियाणा, ऑन हरियाणा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। इन्होंने जो है कि सर ने एम फार्मा किया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सागर MP, जिनका जो कि 2020 जीपेट क्वालिफाइड है, नाइपर क्वालिफाइड है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उनसे आपके क्वेश्चन का आंसर करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो सर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेट। सर आप थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम टू गिव अस। Hello guys, good morning. Today we will discuss some questions asked by the student. सो स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट का सबसे पहला जो सवाल है, डॉक्टर विष्णु राठौर, इन्होंने इंस्टाग्राम पे हमसे पूछा था कि विच बुक हैव सफिशिएंट फॉर जीपेट एग्जाम। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जीपेट एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट बुक कौन सी होती है। देखो, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई सी जीपेट के लिए कोई स्पेसिफाइड बुक हो। जैसे कि इनामदार जी की वो जो बुक है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे हैं और कुछ IMP क्वेश्चन और कुछ टॉपिक ऐसे दे रखे हैं जो जीपेट लेवल के हैं, तो उसे अपन करके सॉल्व कर सकते हैं। मगर जैसे कि अपन जो जीपेट के लिए बुक देखें, तो जैसे कि अपनी कैडेटर पार्टी अच्छी बुक है, उससे अपना बहुत क्वेश्चन से लाइन टू लाइन आते ही कैडेटर पार्टी से। और कैडेटर पार्टी के अलावा सुटिक्स में चले जाए तो सुटिक्स में अपना लेकमेन है, लेकमेन से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। वहाँ से भी जो टेबल्स होती है वो टेबल मोस्ट टाइप भी होती है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। और यदि जीपेट टेस्ट प्रैक्टिस लगाना चाहे आप, तो लास्ट क्वेश्चन पेपर से सारे इनामदार बुक में मिल जाते हैं। वो काफ़ी अच्छी बुक है, लगभग उसमें सारे टॉपिक वो कवर कर लेते हैं। और जो उन्होंने लास्ट में जो क्वेश्चन बनाए हैं टॉपिक वाइज, तो उससे भी बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है। और वो अपनी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी उस लेवल तक पहुंचा देती है, जैसे कि कोई जीपेट में क्वेश्चन आता है तो उसे अपन सॉल्व करने की वैल्यू रखते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि सर ने बताया कि कोई भी एक बुक ऐसी सफिशिएंट नहीं है कि जिससे स्पेशली क्वेश्चन आते हो। जो सारी बुक को हमको कॉप करके पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है हमारे जीपीटी के सिलेबस के अंदर से ही आते हैं, तो हम किसी भी एक बुक को हम सफिशिएंट बुक नहीं मान सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छी रैंक लेके आना है तो आपको ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक को प्रेफर करना पड़ेगा। आप चाहो शॉर्टकट किसी बुक से पढ़ के, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर नहीं रहेगी। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन है सर मधु फॉर एवर रिस्पॉन्स। ये पूछते हैं, सर आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट, आई हैव अ बैकलॉग, इफ आई क्वालिफाइड इज इट वेस्ट और क्वालिफाई, इज इट वेस्ट ऑफ क्वालिफाइड। बोलना चाह रहे हैं कि ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और इनका एक बैक लगा हुआ है, अगर ये जीपेट क्वालिफाइड करते तो क्या वो कोई काम का नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसा आपका बैक लगा है और आप क्वालिफाई करते तो वो आपके लिए काम का है। जैसे ही आपका वो बैक क्लियर हो जाएगा, आप एम फार्मा के लिए एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि जब अपन बी फार्मा कंप्लीट करेंगे और एम फार्मा के लिए जो एडमिशन लेंगे, बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद एम फार्मा के लिए एडमिशन लेंगे, तो उसके लिए होता है जीपेट। अब जैसे ही आपका बैकलॉग कंप्लीट नहीं होगा, बैकलॉग हटेगा नहीं, जैसे आप एग्ज़ाम हो एम फार्मा के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मगर यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर भी आप क्या है एम फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं, मगर बैकलॉग क्लियर करने के बाद। क्योंकि जो जीपेट का सर्टिफिकेट होता है, अपना क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, जीपेट सर्टिफिकेट, वो 3 साल तक वैलिड रहता है। यदि आपका 1 साल छूट भी जाता है तो 2 साल का आपका एम फार्मा होता है, तो उससे आपका एम फार्मा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सर। चलिए अगला क्वेश्चन सर हमारा लक्ष्मी चोटेल्स पूछती है कि कैसे पढ़ूं कि याद रहे, कंफ्यूजन ना हो। देखो, सबसे बेस्ट तरीका है कि अपन को याद कैसे रखें, कन्फ्यूज़न कैसे ना हो। तो जो भी अपन पढ़ रहा है उसको अपन ट्रिक वाइज पढ़ो। जो अपन ट्रिक वाइज पढ़ेंगे तो वो कभी भी अपन को भूल नहीं पाएंगे।
और मोस्टली हो सके तो ट्रिक अपने आस पड़ोस की इन्वायरमेंट को देखकर बनाओ। जैसे कि कोई फ्रेंड है, अब उसकी जो बिहेवियर है, उसका कुछ ऐसा बिहेवियर है, उसको देख लो कि हाँ ये ऐसा बिहेवियर करता है, तो उस बिहेवियर को यूज़ कर लो या उसकी एक्टिविटी को कुछ यूज़ कर लो कि अपन ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो अपन इस तरीके से ट्रिक बनाएंगे तो वो ट्रिक अपन को ज़्यादा टाइम तक याद रखेगी और अपन कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होंगी यदि अपन ट्रिक से पढ़ेंगे तो, है ना। ट्रिक ज़रूरी हो जाती है क्योंकि बहुत से टॉपिक्स होते हैं जो कन्फ्यूज़न करते हैं, मगर जब अपन ट्रिक से पढ़ लेते हैं तो वो कन्फ्यूज़न अपना दूर हो जाता है, परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाता है कि हाँ अपन ने उस टाइम पे ऐसा ट्रिक से पढ़ा था। तो जैसा बताया सर ने कि आपको ट्रिक वाइज भी पढ़ना चाहिए। जनरली फार्माकोलॉजी और अदर कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम याद करते बट भूल जाते, तो उनको याद करने के लिए आपको ट्रिक का यूज करना चाहिए। मैंने अपने टाइम पे भी ट्रिक्स का यूज किया था और अगर आपने चैनल विजिट किया होगा तो बहुत सारे ट्रिकी क्लासिफिकेशन की वीडियोज है मेरे पास। फार्माकोलॉजी के जितने 21 के लगभग क्लासिफिकेशन मैंने उसमें बताए हैं, जिसका आप ट्रिक की मदद से आसानी से याद कर पाओगे, और अदर चीजें की उसमें ट्रिक आपको मिल जाएंगी। ठीक है सर, ओके। अगला क्वेश्चन है सर, फ्लेडन ये पूछते कि व्हाट आफ्टर जीपेट, जीपेट के बाद क्या करना है सर। देखो, जो जीपेट कर रहा है उसको सब पता है कि जीपेट के बाद क्या होना है ना। सबसे पहले जीपेट के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अपन को एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है। जैसे ही अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है तो वहाँ से अपना एम फार्मा या MS एम फार्मा या एम टेक, है ना, IIT BHU जाएंगे तो अपना एम फार्मा एम टेक दोनों होता है। ICT मुंबई जाएंगे तो वहाँ से एम टेक की डिग्री मिलती है। नाई पर जाएंगे तो वहाँ MS एम फार्मा की मिलती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जाएंगे वहाँ पे एम फार्मा की मिलती है, और स्टडी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ भी अपन को एम फार्मा की डिग्री मिलेगी। जब एम फार्मा करेंगे, ड्यूरिंग द एम फार्मा जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, जैसे कि अपन बी फार्मा कर चुके हैं तो सब लोग अपन से उम्मीद लगाते हैं कि कुछ ना कुछ अपन बच्चा हमारा कुछ कमा कर दे। तो जब हम एम फार्मा करते हैं तो अपन को 12,400 पर मंथ मिल जाते हैं, है ना। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही अपन एम फार्मा करेंगे अपन को 12,400 रुपये पर मंथ अपने अकाउंट में आना चालू हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आपका मंथ की फर्स्ट होता है, जैसे कि अभी जनवरी क्या है, 31 जनवरी, मतलब 31 वाला मंथ है, तो आपका जो स्टाइफंड है 31 की रात में ही आ जाएगा। और यदि मंथ 30 का है तो आपका 1 तारीख को ही आपका स्टाइफंड आ जाता है 12,400, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है जीपेट का कि आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही जीपेट रहता है कि वो विदाउट जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को लेते ही नहीं है। तो उससे अपन फ़ायदा हो जाता है। जैसे ही जीपेट के बाद अपन क्या एम फार्मा करते हैं, फिर एम फार्मा अपना अच्छे इंस्टीट्यूट से होता है, तो अच्छे इंस्टीट्यूट से एम फार्मा होने के कारण क्या होता है, अपन को हायर चांस ऑफ दी गेटिंग जॉब मिलते हैं। और यदि अपन एकेडमिक में भी जाना चाहे, रिसर्च में भी जाना चाहे, तो फर्दर अपने कनेक्शंस बड़े हो जाते हैं, जिससे अपन को कुछ अच्छे प्लेस पे जाने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा कि बताया सर ने कि आपको अभी आप जीपेट क्वालिफाइड करो, उसके बाद एम फॉर्म करना है आपको। उसके बाद क्या रहता है कि आगे आपको ऑटोमेटिक रास्ते बहुत सारे खुल जाएंगे, तो आप उसके बाद में आप आसानी से कहीं भी जा सकते हो। जैसे आप एक फॉर एग्जांपल अपन घर से निकलते हैं रात में, तो क्या यहाँ से हमको कहीं पहुंचना रहता है, वहां तक का रास्ता तो हमें दिखता नहीं है घर पे खड़े खड़े। जैसे जैसे हम रोड पर चलते जाएंगे हमारे लिए रास्ता दिखते चले जाते हैं कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। इसी तरह आप पहले जीपेट क्वालिफाइड कर लीजिए, एम फार्म करिए, उसके बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी करने के लिए कि आपको क्या करना है ना। अभी एकदम से आप सोचेंगे कि उसके बाद क्या करूं, तो शायद आपको समझ ना आए। ठीक है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, विच बुक इज सुटेबल फॉर जीपेट MCQs, ये पूछा है राह 1507, पता नहीं राहुल नाम है इनका। तो पूछ रहे हैं विच बुक इज सुटेबल फॉर जीपेट MCQs। ओके, देखो, जीपेट MCQ के लिए इनामदार काफ़ी अच्छे हैं। मैंने जो टेस्ट वगैरह लगाए थे तो इनामदार बुक से लगाए थे। इनामदार बुक से लगाए तो बहुत सारे जो टॉपिक थे क्लियर हो गए। और इनामदार बुक क्या करता है कि एक ऑप्शन नहीं, चारों ऑप्शन को सोल्व करके देता है। जैसे वो चारों ऑप्शन सोल्व करके देता है तो पहले अपन अपने जो नोट्स बने हैं उनसे वो राइट आंसर देख लो कि हमने कहाँ पर सोचने में भूल की है। देखो, जीपेट का क्वेश्चन क्या है कि जहाँ अपन जिस डायरेक्शन में सोच गए वहाँ से अपना अच्छा क्वेश्चन होगा है, तो अपन वहाँ पे देख लो कि अब हमने कहाँ पर सोचने में भूल की है और वो अपन उसको ठीक कर लो तो वो ठीक हो जाता है ना। तो लगभग इनामदार अच्छी बुक है। और हो सके तो जो अपनी रेफरेंस बुक है KDT और लेकमैन, है ना, इनसे ही ज़्यादा पढ़ो,
है ना। और कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, तो जैसे कि इनऑर्गेनिक में चटवाल अपने ठीक ठाक काम हो जाता है ना। और जैसे कि अपन एनालिसिस में इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, वहाँ पे पाबी बुक ठीक ठाक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल जाओ तो PS कुलसी, मगर क्या है कि स्टूडेंट लोग इतना ज़्यादा बड़ी बुक पढ़ के नहीं जाते, मगर अपन जो फार्मेसी की 2 बुक एक लेकमेंड और एक क्रेडिटर पार्टी, इससे मोस्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। ओके, तो इनामदार जो है कि एक बढ़िया बुक है। इनामदार से मैंने भी प्रिपरेशन करी थी और लगभग मैंने उसको 2 बार कंप्लीट किया था, उसको लगाया था। उसमें बहुत बढ़िया चीज दी रहती है कि चारों ऑप्शन के आपको आंसर वहां मिल जाते, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाते कि ये ऑप्शन नहीं इसलिए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा, उसका पूरा चीज रीजन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वहां पर दिया रहता है। ठीक है, इसके बाद कुड यू नेम द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन ऑल ऑफ देम। देखो, नाइपर से के अपन फार्मा वालों के लिए नाइपर बेस्ट है ना। और इसके अलावा भी और भी इंस्टीट्यूट है जो अपने लिए बेस्ट हो सकते हैं या है, जैसे कि IIT BHU काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाओ तो ठीक अच्छा रहता है। और इसके बाद IIT BHU के बाद आप जाना चाहो तो ICT मुंबई भी काफ़ी अच्छा है। मगर वहाँ क्या होता है, जो जीपेट की हायर रैंक वाले स्टूडेंट होते हैं जिनकी रैंक हाई रहती है, वहाँ पर उनको पहले उनको लिया जाता है। यदि उनकी सीट वैकेंट होती है तो वो फिर शायद ही अपन को ले, वो उनकी फर्स्ट काउंसलिंग में जो चलेगा, हायर रैंक वाले होते हो ICT मुंबई चले जाते हैं, देन IIT BHU चले जाते हैं, फिर नाइपर्स में आते हैं। फिर नाइपर्स के बाद किसी को ब्रांच पसंद नहीं आती, या किसी को ब्रांच पसंद आती तो किसी को कैंपस पसंद नहीं आता, तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, अदर यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। तो ऐसा कह नहीं सकते कौन सा बेस्ट है, वो तो सभी अपने हिसाब में अपनी अपनी वैल्यू रखते हैं। जैसे कि नाइपर अपने हिसाब में बेस्ट है, IIT BHU अपने हिसाब में बेस्ट है ना। ICT मुंबई भी बहुत बेस्ट है अपने हिसाब में, तो वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी वैल्यू रखते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, इसके बाद कैलाश वाघमेरे ये पूछते हैं कि सर प्लीज अपलोड स्ट्रेटजीज फॉर एग्जाम। तो सर इनको कुछ स्ट्रेटजीज बता दीजिए जो अब एग्जाम के लिए जीपेट 2023 आने वाला है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखो। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं रखोगे, और सेल्फ मोटिवेशन के ही बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो पहले अपन सेल्फ मोटिवेट रखो कि वी कैन डू एनीथिंग, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ है अपने से ही होगी, जब तक अपन उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे मेन बात है कि अपन को अपना सेल्फ मोटिवेशन रखना है। एग्ज़ाम का जितना टाइम बचा है अकॉर्डिंग टू डेट देख लेनी है कैसा करना है, और अपने आसपास इन्वायरमेंट बना के रखना है। मेन थिंग जो अपने फ्रेंड है उनको भी मोटिवेट करते हुए रखना है। चलते चलते उनको एक ऐसा क्वेश्चन पूछ दो कि उनकी बेइज्जती हो जाए। जैसे ही वो बेइज्जती हो जाएगी, वो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछना कि बहुत टफ, ईजी सा क्वेश्चन पूछ देना है और बेइज्जती हो जाए। जैसे कि pH पूछ लो, अब वो pH बताएगा पावर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अरे ये तो डेफिनेशन है, pH होता क्या है। तो उससे ऐसा छोटा सा क्वेश्चन मगर उससे अपन पूछेंगे तो उसको ऐसा लगा कि यार छोटा सा क्वेश्चन था, उसको बता नहीं पाया, तो उसकी जो बेइज्जती होगी तो वो उसको पढ़ेगा। फिर पढ़ने के 4 दिन बाद फिर डबल से वही क्वेश्चन उसको चिपका दो तो डबल से वो नहीं बना पाएगा, तो फिर उससे बोलेंगे भाई पढ़, कुछ अच्छा कर। तो वो सेल्फ मोटिवेट होगा तो तुम्हारे चारों तरफ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा कि तुम्हारे फ्रेंड के साथ तुम पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा। और हो सके तो सबसे बेस्ट है कि जो अपने फ्रेंड लोग हैं उनसे ज़्यादा डिस्कशन करो, कि वो क्वेश्चन से या वो जो टॉपिक अपन उनसे डिस्कस करते हैं वो लॉन्ग टाइम तक अपन को याद रहते हैं। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा महेश पूछता है आई एम स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जीपेट 2023 फ्रॉम 4 AM टुडे, प्लीज गिव सम स्ट्रेटेजी फॉर कंप्लीट सिलेबस एंड एक्स्ट्रा टाइम। तो सर इनके लिए आप क्या कहेंगे? जीपेट की स्टार्टिंग अपन आज से या कल से नहीं करते। जब से फार्मेसी में आपने फर्स्ट ईयर से एडमिशन ले लिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी जीपेट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। और फिर अपन क्या करते हैं, लास्ट सेमेस्टर में या 4th सेम में या 5th सेम में आकर उस पर फोकस करने लगते हैं कि हाँ, जो हमने फर्स्ट सेम में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ी थी वहाँ से लिमिट टेस्ट या ये कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक है वहाँ से IMP रखते हैं, है ना। लिमिट टेस्ट के अलावा अपन देखते हैं टाइट्रेशन में कुछ टॉपिक है, एसिड बेस टाइट्रेशन वगैरह, ये यहाँ से इंपॉर्टेंस रखती है। तो वो अपन पीछे बैकवर्ड जाके वापस फार्मेसी के जो फर्स्ट ईयर में जाके फिर पढ़ते हैं, तो वहाँ से अपन देखते हैं कि हाँ ज़रूरी है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप आज से स्टार्ट करो या कल से स्टार्ट करो। आपने जैसे फार्मेसी में एडमिशन लिया, आपका जीपेट का प्रिपरेशन होना चालू हो जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली।
है ना। तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आज से स्टार्ट किया तो नहीं होगा। बस ये है कि जो भी टॉपिक पढ़े, जैसे कि हमने एक टॉपिक पढ़ा तो उससे हम 100% पढ़ना है कि उस टॉपिक में रात में भी कोई उठा के पूछ ले कि ये क्या होता है, तो वो हम पूरा कंप्लीट कर सकें। सीधी बात है ना। ऐसा नहीं कि हमने 10 टॉपिक पढ़ लिए और अब जब हमसे किसी ने वो टॉपिक पूछा तो 10 में से हमको 2 ही याद है। ऐसा नहीं कि हम एक टॉपिक पढ़े मगर बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि जीपेट में टॉपिक वाइज डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं बहुत घुमा के। हमने जीपेट 2020 दिया था, वहाँ पर एक क्वेश्चन था किससे, एल्कोलेट से, विच इज़ नॉन ऑक्सीजन कंटेनिंग एल्कोलेट, ऐसा कुछ करके था। मगर जो हमने पढ़ा था तो वहाँ हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऐसा एल्कोलेट वगैरह होता है कुछ ऐसे करके, तो वो क्वेश्चन हमने कोरिलेट करके बनाया था, वो क्वेश्चन बन गया था, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोरिलेट करके बनते हैं। तो जैसे कि हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया और तो वो अगला क्वेश्चन बन जाता है। अपन ऐसे खेल सकते हैं कि 4 ऑप्शन आ रहा है कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा बचा, एक, तो ये होगा। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, हाँ ये बात तो सही है, सर ने ये बात तो बड़ी बोली कि जीपेट की प्रिपरेशन हम आज या कल से नहीं करते। हमारी जीपेट की प्रिपरेशन उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन हम बी फार्म में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने क्लास लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वही सारी चीजें तो आती है, उसको तो हम बाद में फिर रिवाइज करते हैं सर, तब ठीक है। क्रैक जीपेट फॉर यू सर पूछ रहे हैं कि बी फॉर्म थर्ड आर एलिजिबल फॉर जीपेट। बी फॉर्म थर्ड सेम, ठीक है, थर्ड सेम या पता थर्ड ईयर है, लेकिन जो भी है एलिजिबल है या नहीं है जीपेट देने के लिए, ठीक है। तो एलिजिबल तो सभी होते हैं स्टूडेंट, लेकिन आपका जो वैलिडिटी रहती है वो आपकी जो आप फाइनल ईयर में क्वालिफाइड करते हो उसी की रहती है, ठीक है। अगर आप थर्ड ईयर में कर लेते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, ठीक है सर। इसके बाद पूछते हैं बीटी वेस स्टूडेंट रिस्पॉन्स दैट जीपेट इफेक्ट फॉर बेस्ट जॉब आफ्टर बी फार्मेसी और नॉट। देखो, जैसे आप जीपेट क्वालिफाई कर जाएंगे तो किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे तो वो सबसे पहले यही पूछेंगे कि आपने जीपेट क्वालिफाई किया है ना। तो आपकी मेन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एम फार्मा के लिए आपको जाना चाहिए या कोई अच्छी सी जॉब ढूंढनी चाहिए। तो वो यही कहते हैं कि आप हमारी जॉब में ठहरेंगे, फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहीं एम फार्मा करने के लिए, तो फिर आप वहाँ पर चल जाएंगे। तो इस कंडीशन में वो क्या करते हैं, जॉब अपन को प्रेफर करते भी या नहीं भी करते हैं। फिर अपन क्या कहते हैं, हम सुपीरियर है इन सब स्टूडेंट से, तो हमको जॉब मिलनी चाहिए। फिर अपन इंटरव्यू में उनसे डायरेक्ट बोलते हैं कि सर मेरी प्रेफरेंस फर्स्ट जॉब है, मैंने जीपेट एज अ एबिलिटी देखने के लिए चेक दिया था कि मैं उसे क्वालिफाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो वहाँ पर आपको फिर लग सकता है कि वो कंपनी आपको हायर कर ले। तो देखो, जीपेट का फायदा तो आपको हर जगह मिलेगा। अगर आप बी फार्मा के बाद आपने जीपेट क्वालिफाइड कर लिया, एम फार्मा नहीं करते, तो जरूर उनके मन में डाउट रहता है कि ऐसा ना हो कि ये बाद में जॉब छोड़ दे और एम फार्मा कहीं करना है। लेकिन उसका आपके आफ्टर एम फार्मा प्लस अगर जीपेट के साथ हो तो वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा जॉब में। चलिए, इसके बाद पूछती है हेमा सनी, गिव मी सम ट्रिक टू कंप्लीट द सिलेबस इन शॉर्ट टाइम। तो शॉर्ट टाइम में ये सिलेबस कंप्लीट करना चाहती हैं, तो उनके लिए कुछ ट्रिक्स बताएं सर। ओके, देखो, सबसे मेन ट्रिक है जितना अभी तक अपना जितना सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब अपन को ये देखना है कि अपना कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, कौन सा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मेन क्या है कि अपन इनामदार बुक है ना, पियर्सन बुक, इनसे अपन क्या करो, क्वेश्चन पेपर लगाते रहो। क्वेश्चन पेपर लगाए, अब जैसे कि अपन ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो वो क्या है, एनटीए ने बनाया है। अब एनटीए ने जो क्वेश्चन पेपर बनाया तो उसने क्या किया, सब सब्जेक्ट को इक्वली जितना एनटीए के अकॉर्डिंग अपने जीपेट में लगता है उन्होंने टॉपिक एक्सट्रैक्ट किया और उसमें डाल दिया। जब अपन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के ड्यूरिंग जो अपने क्वेश्चंस आएंगे, अब जो अपन से क्वेश्चंस नहीं बन रहा है उन क्वेश्चन को डबल से पढ़ना है। तो ये एक शॉर्ट टाइम अपनी ट्रिक हो जाएगी। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उनको अपन जल्दी से देंगे तो वो अपन क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जनरली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो क्या पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे भागते हैं, जबकि वो क्या करते, सोचते कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा बेटर है, उसके चक्कर में वो थोड़ा पढ़ देते। इस तरह से करते ना, वो हमारे टीचर बोला करते थे आगे पार्ट पीछे सपाट होता चला जाता है, कुछ बस पढ़ तो दिया पूरा सिलेबस लेकिन पता कुछ नहीं है। तो यही गलती स्टूडेंट करते, बाद में जब एग्जाम देने जाते तो वहां पे कुछ आता नहीं, बोलते यार पढ़ा तो पूरा था। इससे बढ़िया है कि आप जितना आपने अभी पढ़ा है, जरूर नहीं कि पूरा 100% सिलेबस आपका सोल्व हो, आपने अभी जितना पढ़ा है, वो आपको 100% नहीं तो कम से कम 95% तो आपको वो क्लियर होना चाहिए, ताकि उससे अगर क्वेश्चन आए तो हम सोल्व कर लें। भले अदर चीज जो हमने नहीं पढ़ी उसका क्वेश्चन छूट जाए वो हमें दुख नहीं देगा, लेकिन अगर आप ऐसे करते हो कि पूरा सिलेबस पढ़ लिया और आपको आता कुछ है नहीं,
आता है, मतलब उतना एक्यूरेटली नहीं आता है जितना एक क्वेश्चन जीपेट का सोल्व करने के लिए जरूरी होता है, तो वो आपके लिए फिर नुकसानदायक होगा। प्रिंस प्राइसलेस प्रिंसेस पूछती हैं, हाउ मच मार्क नीडेड इन जीपेट टू गेट सीट इन फार्माकोलॉजी। अब आप किस कॉलेज का पूछ रही हैं, वो सर बताइए इनको कि कितने मार्क्स जरूरी है इनको फार्माकोलॉजी में सीट के लिए, ठीक है। देखो, ये डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितने पे जा रहा है ना। और फार्माकोलॉजी ज़्यादा इजीली मिल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप फार्माकोलॉजी लेना चाहते हैं कहाँ पर, नाइपर में, तो नाइपर में भी अलग अलग नाइपर होते हैं। तो यदि आपकी रैंक अच्छी है, जैसे कि कट ऑफ कभी कम पे आ जाता है तो रैंक आपकी अच्छी पहुंच जाती है। जैसे कि आपकी रैंक अच्छी है तो आपको नाइपर मोहाली मिल जाएगा, और यदि आपकी रैंक खराब है तो नाइपर हाजीपुर, नाइपर रायबरेली, ये सब मिल जाएगा फार्माकोलॉजी में। बस रैंक जो फार्माकोलॉजी की आपको चाहिए होगी तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जीपेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर आपको जो रैंक मैटर करेगी वो नाइपर के एग्ज़ाम में रैंक मैटर करेगी, ना कि जीपेट के एग्ज़ाम में। जीपेट के एग्ज़ाम में रैंक मैटर कहाँ करती है, आईआईटी बीएचयू में करती है, आईसीटी मुंबई में करती है। नाइपर खुद का एग्ज़ाम लेता है और उस एग्ज़ाम में जो नाइपर की रैंक आती है वो मैटर करती है, ना कि जीपेट की रैंक मैटर करती है। थैंक यू सर। होप प्रिंस प्राइसलेस प्रिंस आपको आपका आंसर मिला होगा, ठीक है। इसके बाद आकांक्षा पूछती है कि शेड्यूलिंग आवर स्टडी टाइम, किस तरीके से शेड्यूल करें अपना स्टडी टाइम। देखो, किसी किसी को शेड्यूल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, किसी किसी का शेड्यूल बन जाता है। कोई कोई क्या होता है, जो जीपेट होता है उसको कोई दिन में पढ़ना चाहता है, कोई रात में, किसी का ज़्यादा अच्छा मन लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम शेड्यूल बनाएं। यदि आपका रात में मन लगा है तो रात में पढ़ो, यदि दिन में मन लग रहा है तो दिन में पढ़ो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये है कि थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए, 2-4-6 महीने के लिए सोने का टाइम कम कर दो। जनरली अपन कितने घंटे की नींद लेते हैं, 8-9 घंटे की नींद लेते हैं। उस नींद को 8-9 घंटे से हटा के 5-6 घंटे की नींद में पूरी करो। उस नींद को इतनी ही रखो, फिर उसमें जो आपका एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है उसको कवर करो। और जो एक्स्ट्रा टाइम अपन को फालतू काम बिल्कुल नहीं करना है। कोई शादी पार्टी भी अटेंड नहीं करनी, कुछ भी अटेंड नहीं करना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना है, तो अपन इजीली क्लियर कर जाएंगे। अब रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, जैसे आपको पढ़ना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आप अगर हम आपको बता दें कि आप अपना स्टडी टाइम इस तरीके से शेड्यूल करो, तो वो क्या रहता है कि स्टूडेंट्स फोर्सफुली या फिर सोच के तो कर लेते हैं कि चलो सर ने जैसा बताया वैसा कर लेते हैं, बट वो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। हो सकता है आपको किसी को रात में पढ़ने में ज़्यादा समझ आता हो, उनमें बता दो कि आप दिन में इतने इतने घंटे पढ़िए, और किसी को हो सकता है कि दिन में अच्छा समझ आता है और रात में नहीं आता हो, और मैं बोल दूं कि आप रात में इतने बजे से इतने बजे तक पढ़िए, तो हो सकता है वो आपकी हैबिट के अकॉर्डिंग ना हो। इसलिए ना आप अपना जो शेड्यूल स्टडी टाइम है वो अपने हिसाब से बनाओ, अपने कंफर्ट के हिसाब से। इतना भी कंफर्टेबल नहीं होना कि बस पढ़ाई नहीं करना, बट उस हिसाब से बनाओ जिसमें आप ज्यादा कंफर्ट रहते हो। जिस टाइम पे आपका दिमाग सही चलता हो, आपको बढ़िया समझ में आता हो, उस टाइम आप ज्यादा पढ़िए, हार्ड सब्जेक्ट पढ़िए जो ज्यादा मतलब कठिन है, वो सारी चीजें। तो अपने हिसाब से अगर आप अपना शेड्यूलिंग टाइम अगर बनाओगे, स्टडी टाइम शेड्यूल करोगे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू किसी दूसरे की एडवाइस फॉलो करने के। ठीक है सर। इसके बाद एम के आर राधा मानीस ये पूछते हैं कि फार्मेसी इंस्ट्रक्शन एंड बेसिक फार्मेसी नॉलेज फ्यूचर अवेलेबल है ब्रो। तो पूछ रहे हैं कि सर जो फार्मेसी का फ्यूचर कुछ है या नहीं है नॉलेज का, तो बताइए सर इन जरा। हाँ, यदि आप जीपेट क्वालिफाई करते हो या नहीं करते हो, फिर भी आप जीपेट के लिए जो फार्मेसी का नॉलेज, देखो जीपेट में 4 साल का फार्मेसी आता है। जैसे ही आप फार्मेसी का नॉलेज आपके पास रहेगा, तो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स रहते हैं, जैसे कि अभी एमपीटीआई आने वाला है और गवर्नमेंट एनालिस्ट आने वाला है, वो अपने लिए पोस्ट होती है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट आने वाला है ना। तो ये फार्मासिस्ट वगैरह में होती है, तो जीपेट में बहुत ही हायर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फार्मासिस्ट में लगभग जीपेट के कंपेयर में लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो तुम पढ़े हो, भले ही क्वालिफाई किए हो नहीं किए हो, तो इस लेवल के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की वैल्यू रखते हो। तो वो आपको नॉलेज कहीं ना कहीं आगे जाके आपको काम आ जाएगी। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि नॉलेज तो कोई भी हो, आज नहीं तो कल आपको काम आएगा ही। मैंने जनरली बहुत सारे मीम्स देखे कि हमने बचपन में साइन थीटा कोस थीटा पढ़े थे, आज उनका क्या यूज है, जॉब कर रहे हैं। अरे भाई साहब, अगर आपने उनका अच्छे से यूज किया होता, आप हायर एजुकेशन पे गए होते, तो आज भी उनका यूज है। अब साइन थीटा कोस थीटा हमने पढ़े थे, हम सोचते हैं मैथ पढ़ी थी, फार्मेसी में क्या काम आ रही है, लेकिन हमें वो काम आते हैं। हम आप कभी भी फार्मास्यूटिक्स में आपने पढ़ा होगा, एंगल ऑफ प्रोपोर्शन निकालने के उसमें थीटा और साइन सारी चीज होती है। तो कोई भी चीज हमारी जो सिलेबस में है वो वेस्ट नहीं है। आप उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अब ऐसा तो नहीं है कि जो 10th क्लास में से साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा, उसने बाद में जाके इंजीनियरिंग करी तो उसको काम नहीं आया। अरे भाई, तुम उस फील्ड में ही नहीं गए तो तुम्हें कहाँ से काम आएगा। लेकिन
हमारा फर्स्ट तो रहता है कि हमें सारी चीज़ पढ़ना, आगे चल के हमें थोड़ी पता हम किस वाली फील्ड में जाएंगे, कि आप मैथ्स में इंजीनियरिंग करोगे क्या करोगे। तो नॉलेज कभी भी, कोई भी नॉलेज आपके पास हो वो कभी वेस्ट नहीं रहता, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है, ठीक है। और जो ऐसी बात करते हैं वो मुझे एक नंबर के बेवकूफ़ लगते हैं कि हमने उस टाइम भी पढ़ा था, आज हमारे क्या काम आ रहा है। तुम उस लेवल पे ही नहीं पहुंचे जहां वो काम आने वाला था, मेन बात तो ये। chemistry.com syllabus is not complete, बट स्टिल देयर होप इट इज पॉसिबल। तो इनका सिलेबस तो सर अभी कंप्लीट है नहीं, तो पूछ रहे हैं कि कुछ होप है पास होने की। देखो, ज़रूरी नहीं कि पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करें। देखो, अपन को 500 में से 500 नंबर तो चाहिए नहीं है। जो चाहते हैं कि हमारा सिर्फ जीपेट क्वालिफाई हो जाए तो उनको लिए कितने नंबर भी काफ़ी होते हैं, 150 से 200 आ जाए या 200 से ज़्यादा आ जाए तो इतने में उनका क्वालिफाई हो जाता है ना। तो सबसे मेन बात क्या है कि जो अपन कर रहे हैं बहुत 100% के साथ करेंगे तो वो अपना जीपेट क्वालिफाई इजीली हो जाएगा, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा 100% ही कंप्लीट करके रखो, क्योंकि आप 100% भी कंप्लीट कर लेंगे ना, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जो आपके बनते ही नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन जो एनटी होता है रिसर्च से उठा के दे देता है। अब डायरेक्ट रिसर्च से उठा के दे देगा ना, कहाँ तुम्हें बुक में मिलेगा, कोई से रिसर्च आर्टिकल में मिलेगा। तो बी फार्मा के टाइम पे तुम लोग इतने रिसर्च आर्टिकल देखते नहीं हो तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो जितना हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम 50% भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब 250 नंबर का सिलेबस, 50% भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो वो 50% भी 100% होना चाहिए अपना। जैसे कि आपने 50% कंप्लीट कर लिया और वही 50% आपका कंप्लीट नहीं 100%, तो वो आपको कोई मतलब नहीं देगा, है ना। जो हम पढ़ रहे हैं 100% पढ़ना है कि एक रिएक्शन पढ़ी तो उसका मैकेनिज्म भी याद होना, है ना, उसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, पूरी प्रोसेस हमको याद होनी, वो अपन को कंप्लीट करना है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है सबीर हुसैन का, पूछ रहे हैं कि इफ सम क्रैक्स यूसीटी देन हु विल मोर प्रेफरेंस, जीपेट कैंडिडेट और यूसीटी कैंडिडेट। देखो, जीपेट के बाद भी आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। सीयूईटी होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले होते हैं उनके लिए सबसे मेन क्राइटेरिया रख देते हैं, जिनका जीपेट क्वालिफाई है वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ सकता है। विदाउट जीपेट क्वालिफाइड सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले नहीं रह सकते। हमारे इधर लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने पहले सीयूटी नहीं होता, जैसे डॉक्टर हरि सिंह गौर का खुद का एग्ज़ाम होता था, तो उन्होंने डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का खुद का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद जो जीपेट वाले थे उनसे थोड़ा बहुत ठीक ठाक नंबर थे, मगर जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने जीपेट वालों को एडमिशन दिया और जो विदाउट जीपेट वाले थे उनको एडमिशन नहीं दिया। तो ऐसा वैल्यू नहीं लगता कि सीयूटी क्लियर है तो आपको मोर प्रेफरेंस मिलेगी। हाँ, कई कई क्राइटेरिया लगता है कि सीयूटी क्लियर है तब विदाउट जीपेट वाले कॉलेज इंस्टीट्यूट में तुमको ले सकते हैं, वरना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो जो जीपेट क्वालिफाई होते हैं उनको पहले प्रेफर किया जाता है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, यूसीटी तो एक हमारा एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद प्रेफरेंस तो जीपेट वाले को मिलती है, उसके बाद यूसीटी वाले को मिलती है, ठीक है। ओके ओके, इसके बाद नूर नूर 531971 पूछती है हाउ टू बी प्रो इन एमसीक्यूज बिकॉज आई फाउंड इन मेनी क्वेश्चन, प्लीज गाइड इफ यू नो। तो इनको सर प्रो बनना है एमसीक्यूज में, कि कहीं भी कोई भी एमसीक्यूज दिखे और ये सट से आंसर लगा दे, ऐसी कोई इनको ट्रिक बता दीजिए। देखो, जितनी अपन प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक परफेक्शन, जितनी अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपन परफेक्ट होगा, है ना। देखो, एमसीक्यू क्या है कि उस टाइम जो अपन ने सोच लिया वो होगा। जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, सोच लिया, उस वे में आपने सोच लिया, राइट वे में सोच लिया, राइट हो गया। थोड़ा सा आप पास से भटके तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। जितनी अपन प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी अपना क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो अगर आपको एमसीक्यूज में प्रो बनना है, कुछ मैं इसमें एडिशन करना चाहूंगा कि आपको अगर प्रो बनना है ना, तो आप जितने ज्यादा हो सकते हैं एमसीक्यूज सोल्व करने की कोशिश करो, और जिस एमसीक्यूज में आपको ऐसा डाउट लग रहा है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इसका आंसर गलत लगा है, उस वो एमसीक्यूज किस टॉपिक पे था उसके बारे में पढ़ डालो। तो इस तरीके से आपके जो गैप्स रहेंगे ना वो फिल होते चले जाएंगे। कि ऐसा आपने कोई टॉपिक का लगाया, उसमें आपकी सारी चीज आपने अच्छी पढ़ी, लेकिन कोई एक जगह ऐसी थी जहां से कोई एमसीक्यूज आया और आप नहीं हल कर पाए उसको, है ना, सो उसका क्वेश्चन नहीं लगा पाए, तो आपको पता चलेगा मेरा यहाँ पर वीक पॉइंट है। आप उस पॉइंट पे जाकर ज्यादा फोकस करो, तो आपके जो भी गेप्स थे वो सारे फिल होते चलेंगे, और आप किसी भी टॉपिक पे कैसे भी एमसीक्यूज आए आप फट से उसको हल कर दोगे, प्रो आप बन जाओगे, ठीक है। चलिए, नूर के बाद अगला क्वेश्चन सर राम रमन प्रीत पूछते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? फार्माकोग्नोसी में एल्कोलेट चले जाओ,
ग्लाइकोसाइड चले जाओ, कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं वो चले जाओ, है ना। कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरी फार्मेसी में, बायोकेमिस्ट्री में भी, फार्माकोग्नोसी में भी, केमिस्ट्री में भी, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद अपन दूसरे टॉपिक में चले जाओ तो इंसुलिन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, नेम रिएक्शन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इंसुलिन से क्वेश्चन बनता है, नेम रिएक्शन से क्वेश्चन बनता है, क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और लेकमेन में जो टेबल्स होती है, अब एक स्पेसिफाइड तो नहीं होता मगर उन टेबल, हर एक टेबल में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आता है। टेबलेट अपन टॉपिक चल जाए तो टेबलेट से क्वेश्चन बनते हैं, कैप्सूल से क्वेश्चन बनते हैं, टेबलेट क्वेश्चन एरोजोल से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। और अभी तो मुझे यही याद आ रहा है कि ये मोस्ट एमपी थे। ओके, देशमुख अभिजीत पूछते हैं सर कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट आते हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर सोल्व कर लेते हैं और शायद हमारा जीपेट निकल जाए। तो सर इसका जरा आंसर दीजिए। ठीक है, देखो जैसे मैंने बताया कि 2020 से जीपेट के क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए थे, मगर 21 में जो क्वेश्चन हुआ था, 2021 में जो जीपेट आया था उसमें थोड़े 4-5 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, है ना। तो उस टाइम से थोड़े बहुत रिपीट हुए मगर वैसे रिपीट नहीं होते, है ना। मतलब जब आप पढ़ते हो तो वो क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। यदि रिपीट भी होते हैं तो आप फॉलो कर जाएंगे। मगर ये है कि आप यदि जीपेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से लगा लेते हो, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो आप 2022 से लेके 2009-2010 तक के क्वेश्चन पेपर लगा लोगे तो उसमें आपको क्या है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मेरे इसमें इतने नंबर आए, इसमें इतने नंबर आए, तो उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है कि हाँ मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो वो आपको ब्रेन की फ्रिक्वेंसी को वहाँ तक पहुँचा देगा कि क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट इतना नहीं है कि 125 क्वेश्चन गए तो 50-60 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। मुश्किल से 2-3-4 क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, 4 तो बिल्कुल भी नहीं होते, 2 या 3 मुश्किल से रिपीट होंगे। अगर वो रिपीट हो भी गए तो उनसे आप क्वालिफाइड तो कर नहीं जाओगे। तो ये रिपीटेशन के चक्कर में क्या ही पढ़ना, आप बस पढ़ो। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए लगाया करो कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये नॉलेज के लिए लगाओ, ना कि इसलिए कि शायद इसमें से कोई रिपीट हो जाए। आपको रटना नहीं है वहां पे से आंसर कि ये शायद अगली बार आ जाए तो मैं इसको लगा दूं। आपको मैं बोलता हूँ, सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाया करो। उससे ये नॉलेज हो जाता है, जो आप पूछते हो ना कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, फार्माकोलॉजी से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, कोग्नोसी से। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाते हो तो आपको खुद ही नॉलेज हो जाता है, अब तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको खुद ही पता चल जाता है कि फार्माकोलॉजी के इस टॉपिक से जब मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर लगाए तो इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। चलो इसके अलावा आप इतना नहीं करना चाहते तो आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने फार्माकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करी, जिसमें फार्माकोलॉजी में हमारे जितने भी सारे टॉपिक दिए हुए हैं, जनरल फार्माकोलॉजी से लेकर सारी, तो उसमें हम इम्पोर्ट हर एक टॉपिक से, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो हम उसमें मैंने पूरे 12 सालों का 2010 से लेकर 2022 तक के एक्सट्रेट निकाल के उसमें दिया। तो आप वहां से भी देख सकते हैं अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहे। तो आप जाकर देखिए क्वेश्चन इन 12 लास्ट 12 ईयर इन जीपेट एग्जाम। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे शिवा लीला पूछते हैं 7th सेम स्टूडेंट वी कैन राइट द एग्जाम। अरे भाई क्यों नहीं, 7th और 8th सेम के लिए तो होता ही है, आप ही को तो लिखना है, बाकी पिछले भी लिख सकते हैं 5th 7 में 5th 3 4th वाले, बट आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है 7th और 8th। आप जब क्वालिफाई करोगे तभी तो आपके इन्फॉर्म में फायदा मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों के। ओके, इतने ही क्वेश्चन थे, थैंक यू सो मच। जो भी क्वेरी हो मेल डाल देना shourabrao@gmail.com। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से प्रिपेयर करो, जो भी पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ो, इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू। ये थे कुछ क्वेश्चन जो जनरली स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा क्वेश्चन रहे तो मैं एक सेपरेट वीडियोस बना दूंगा, बना देंगे, और अगर कम रहे तो मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा। जैसा भी होगा, आपके मन में कोई भी डाउट हो जीपेट, नाइपर, किसी से भी DI फार्मेसी सबसे रिलेटेड, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप साथ ही सर को भी डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, सर की मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।